हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू इंजीनियर्स वाला यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत बड़ा अपडेट लेके आया हूं। बहुत टाइम से मैं कह रहा था, मेरे 2 से 3 वीडियोस गए जिनमें मैंने ये कहा है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज आने वाली है, नंबर ऑफ वैकेंसीज आने वाली है। तो देखो, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने नंबर ऑफ वैकेंसीज निकाली है। 1400 से ज्यादा वैकेंसीज निकाली आप लोगों के लिए, और इसमें डिप्लोमा और डिग्री दोनों अलाउ, उसने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग वहां पर दोनों को अलाउ किया है। तो देखते हैं क्या है, कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज है, किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज है, देखते हैं सारी डिटेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो यहां पर सबसे पहले झारखंड ने जो वैकेंसीज निकाली है उसके लिए जो परीक्षा शुल्क रखा है, जो उसके लिए एग्जाम फीस रखी है, वो 100 रुपीज है। और झारखंड के जो लोग हैं, जो झारखंड से बिलोंग करते हैं, उनके लिए परीक्षा शुल्क, अनुसूचित जाति जनजाति जो भी कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 50 रुपीज फीस रखी है। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है आपकी सीट्स को लेके। देखो, इससे पहले भी 2 बार एग्जाम हो चुका है, वो कैंसिल हो गया था। और साथ ही साथ इससे पहले इसका जो नोटिफिकेशन आया था उसमें 10th को कंपलसरी झारखंड से बताया गया था, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो इसके लिए अदर स्टेट भी इसमें क्या है, अदर स्टेट के कैंडिडेट्स भी अलाउ है इसमें। तो देखेंगे कितनी जनरल की सीट्स है जिस पर अदर स्टेट के कैंडिडेट्स भी इसमें एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक मतलब मैकेनिकल के लिए टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी है, 26। इसके बाद में कनिष्ठ अभियंता रासायनिक मतलब ये पेयजल एंड स्वच्छता विभाग मतलब पीएचईडी में आपके पास जो वैकेंसीज है सिविल की, उसके लिए टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी है, 223। उसके बाद हम बात करें स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर, ये हमारे लिए रिलेटेड नहीं है। पाइपलाइन इंस्पेक्टर भी नहीं है। पाइपलाइन इंस्पेक्टर की 16, स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर की 55 वैकेंसीज दी है। कनिष्ठ अभियंता विद्युत इलेक्ट्रिकल के लिए भी यहां पर 46 वैकेंसीज है। इसका मतलब ये जो वैकेंसीज है सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल तीनों के लिए है। इसमें कनिष्ठ अभियंता रासायनिक अगेन सिविल की वैकेंसीज है 188। ये है नगर विकास एंड आवास विभाग में। तो ये किसमें हो गया, आपका जो लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट होता है उसके अंदर ये वैकेंसीज है। फिर कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक, इसके अंदर आपके पास वैकेंसीज है, कितना दे रखा है इसमें। अगर वापिस हम देखें तो नगर विकास एवं आवास विभाग में 51 वैकेंसीज है मैकेनिकल वालों के लिए। तो मैकेनिकल वालों के लिए भी यहां पर नंबर ऑफ वैकेंसीज है, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी है, सिविल वालों के लिए भी है। तो यहां पर अगेन देखते हैं 8 नंबर पॉइंट दे रखा था कनिष्ठ अभियंता रासायनिक मतलब जो वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट है, जल संसाधन विभाग, उसके अंदर सिविल वालों के लिए वैकेंसीज है 400। तो मतलब ह्यूज नंबर ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आपके लिए दे रखी है। इसमें आगे हम बात करते हैं अगेन कनिष्ठ अभियंता मैकेनिकल वालों के लिए 30 वैकेंसीज है। इसके बाद में कनिष्ठ अभियंता सिविल वालों के लिए, ये जो मैकेनिकल वालों के लिए ये भी डब्ल्यूआरडी डिपार्टमेंट में। इसके बाद में पथ निर्माण विभाग, ये जो इसके अंदर जो वैकेंसीज है सिविल की 457 वैकेंसीज है, 457। फिर मोटरयान निरीक्षक, इसके लिए भी 44 वैकेंसीज है। कनिष्ठ अभियंता जिनका एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर से उनके लिए भी 11 वैकेंसीज है। इसके लिए 05/2023 का एक अलग से नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। ठीक है। कनिष्ठ अभियंता इलेक्ट्रिक के लिए अगेन 4 वैकेंसीज है। तो मतलब ओवरऑल अगर हम यहां पर देखें तो हमारे पास 1450 प्लस वैकेंसीज अवेलेबल है सारे डिपार्टमेंट में मिला के, जिसमें सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वालों के लिए वैकेंसीज है। इसके बाद में यहां पर यह दे रखा है कि जो कनिष्ठ अभियंता ये मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और मोटरयान निरीक्षक के लिए कुल 11 पदों के लिए विरुद्ध नियुक्ति हेतु विज्ञापन पत्र 5/2023 अलग से प्रकाशित किया गया है। बाकी जो हम जो पढ़ रहे हैं वो 4/2023 है, जिसके अंदर बाकी सारी वैकेंसीज मेंशन्ड है। तो आपको इन दोनों के लिए अलग से कोई फॉर्म नहीं भरना है, आप एक ही फॉर्म भरोगे दोनों वैकेंसीज के लिए। आप दोनों में ही एलिजिबल हैं, दोनों वैकेंसीज में। इसके बाद में ये इन्होंने क्लियरली मेंशन भी कर रखा है, इन दोनों विज्ञापनों के लिए एक ही परीक्षा झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा होगी 2023। अब इसके बाद में यहां पर अगर हम देखें तो किसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मतलब उनके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उस पर हम बात करते हैं। तो स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर के लिए डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल से। स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर के लिए क्या मांगा है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विद्युत ट्रेड में डिप्लोमा मतलब इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा हो सकता है, वो भी एलिजिबल है। आईटीआई है, वो भी एलिजिबल है। इसके बाद में पाइपलाइन इंस्पेक्टर है, तो इसमें प्लंबिंग ट्रेड मांगा है।
कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक, जहां भी मैकेनिकल वालों की वैकेंसीज है उन्होंने लिखा है विधि द्वारा स्थापित एवं केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान एवं एआईसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त मैकेनिकल में डिप्लोमा मांगा है। और साथ ही साथ अगर आपके पास हायर एजुकेशन है, मतलब डिग्री है, तो भी आप इलिजिबल हैं इसमें। इसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी में भी सेम है, डिप्लोमा मांगा, अगर आपके पास डिग्री है तो भी इलिजिबल है। इन्होंने क्लियरली मेंशन किया संबंधित शाखा में उच्च तकनीकी योग्यता धारित करने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन देने के पात्र होंगे। इसके बाद में एसएनिक मतलब सिविल के लिए इन्होंने क्या कहा है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से सिविल में डिप्लोमा या आपके पास हायर एजुकेशन है डिग्री वाले भी अलाउ है। तो इसके लिए इस बार डिग्री और डिप्लोमा दोनों के लिए ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसीज आपका वेट करिए। सिर्फ आपको तैयारी करनी है, आपकी तैयारी आपके पीक पर होनी चाहिए। फिर एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर से रिलेटेड डिप्लोमा और उसमें अगर डिग्री है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो मोटरयान निरीक्षक है, इसमें इसने क्या कहा है, इसने बोला है कि आपका मैकेनिकल से डिप्लोमा हो, ऑटोमोबाइल से हो, दोनों ही एक्सेप्टेबल है। और दोनों में अगर आपके पास हायर डिग्री है तो भी आप मोटरयान निरीक्षक पद के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, टेक्निकल इसमें क्वालिफिकेशन भी इसने मेंशन किया, गियर वाली मोटरसाइकिल और हल्के मोटरयान चलाने के लिए अधिकृत चालन अनुज्ञप्ति का धारण करना, मतलब आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। आपके पास क्या होना चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल का या आपका जो टू व्हीलर का जो लाइसेंस है वो कंपलसरी यहां पर है। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, यहां पर दे दिया। इसके लिए इन्होंने ये बोला एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं ऊपर, अगर किसी के पास एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट है उसके लिए भी इन्होंने क्लोज दी है अलग से। अगर किसी के पास स्टेट लेवल, कहीं पर मेडल है, कहीं पर विश्व रिकॉर्ड बना रखा है, कहीं पर फर्स्ट, जैसे ओलंपिक के जो गेम्स होते हैं उनमें कहीं ना कहीं कोई पार्टिसिपेट किया है, उनसे रिलेटेड कोई चीजों में पार्टिसिपेट किया, तो वहां भी आपको एक बेनिफिट मिल सकता है। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, मेन पॉइंट पे आते हैं। देखो इन्होंने जो मिनिमम एज है और मैक्सिमम एज है उसके लिए डेट दी है कि मिनिमम एज हम कहां तक कब काउंट करेंगे, मिनिमम एज कहां तक आपको कंसीडर करना है और मैक्सिमम कहां तक कंसीडर करना है। तो मिनिमम के लिए सब में, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे सिविल हो, तीनों के लिए उन्होंने दी है 1/8/2023। और इसके लिए जो मिनिमम एज है वो कितनी दी है, न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष। और जो मैक्सिमम एज है उसका क्राइटेरिया आपका कहां तक काउंट होगा, 1/8/2019। 1/8/2019 में आपकी जो एज थी उसके अकॉर्डिंग यहां पर मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया होगा। तो यहां पर जो मैक्सिमम एज है, जब आप यूआर में आते हो या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हो तो आपके लिए 35 ईयर है। फिर अगर आपके पास कैटेगरी है तो कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट्स को और अलग जो कैटेगरीज हैं उनके लिए इन्होंने रेस्पेक्टिव एज दी है, मैक्सिमम एज 37, 38 एंड 40 ईयर्स दी है। अब इसके बाद में यहां पर निःशक्त अभ्यर्थी जो पीएच कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 10 साल आयु में छूट है, 10 साल उनको एज में छूट दी गई है। और जबकि लिए जो हैंडीकैप्ड की जो कंसीडर करेंगे वो मिनिमम 40% हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स होने चाहिए। ठीक है, मतलब उनके अंदर जो अपंगता होती है, जो भी पॉइंट होते हैं, वो कितना होना चाहिए, मिनिमम 40% का उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसको कंसीडर यहां पर किया जाएगा। अब उसके बाद में यहां पर आगे हम बात करें और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बचा है। हाँ, इसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट भी एलिजिबल है, अदर स्टेट के कैंडिडेट भी फॉर्म भर सकते हैं। क्योंकि इससे पहले जब फॉर्म आया था तो उसमें क्या मांगा था, उसमें मांगा था 10th आपकी झारखंड से होनी चाहिए। अगर आप ये बोलते हो झारखंड हो और आप कैटेगरी का बेनिफिट लेना चाहते हो तो वहां पर आपको वहां से रिलेटेड उसके जो जाति प्रमाण पत्र है, अगर आपको वहां पर आरक्षण का दावा करना है तो आपको वहां के जाति प्रमाण पत्र, वहां का मूल निवास, वो सारा आपको देना होगा एज ए डॉक्यूमेंट। ठीक है, वो उसके रिगार्डिंग इन्होंने क्लोज सारी मेंशन कर रखी है। ये जाति प्रमाण पत्र वाला पॉइंट भी हो गया। अब इसके बाद में नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्या इंपॉर्टेंट रह गया। हाँ, ऑनलाइन फॉर्म होगा, इसका ऑनलाइन फॉर्म भरना आपको, और इसके लिए भी इन्होंने डेट मेंशन की है। और जो 10th के सर्टिफिकेट है उसी के अकॉर्डिंग आपका नाम होना चाहिए, सब बताने की जरूरत नहीं है, फॉर्म भर चुके हो काफी। ये JDLCCE 2023 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर JDLCCE, पहले आपको jssc.nic.in पे जाना है, फिर JDLCCE 2023 ऑनलाइन एप्लीकेशन लिखा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। फिर आपके पास मोबाइल फोन और ईमेल पर आपका रजिस्ट्रेशन आएगा और उसके बाद आप पासवर्ड नोट करके
आप फर्दर रेफरेंस के लिए आप अपने पास रख सकते हो, जिससे आपको जब भी कभी रिक्वायरमेंट हो तो आप लॉगिन कर सको। ठीक है, फॉर्म भरने का प्रोसीजर दे रखा है ये। आवेदन की प्रविष्टियों में संशोधन, तो इन्होंने आवेदन की डेट गई क्या ऊपर? नहीं, अभी डेट नहीं दी है, देखते हैं। संशोधन कब से कब तक हो सकता है? 29/6 से लेके 1/7 तक, मतलब 29 जून से लेके 1 जुलाई तक आप क्या कर सकते हो, इसमें आप आवेदन, मतलब जब भी आपको कुछ करेक्शन करना होगा वो आप कर सकते हो। उससे पहले मैं बात करूंगा, यहां पर फॉर्म भरने की जो डेट दे रखी है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा आपका 25 मई से और एंड होगा आपका 24 जून से। तो आपको जब 25 मई को फॉर्म स्टार्ट हो तभी आपको इसके फॉर्म भर देने हैं। तो आपको आप जब भी फॉर्म भरोगे तो 25 तारीख को ही फॉर्म भर देने, जल्दी से जल्दी फॉर्म भर देने हैं। और 24 जून इसकी लास्ट डेट है। परीक्षा का जो शुल्क है, जो एग्जाम की जो फीस है, वो आप 26 जून तक भर सकते हो, 26 जून तक भर सकते हो। और फोटो व हस्ताक्षर अपलोड करने, आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए दिनांक अलग दी गई है 28 जून, मतलब फॉर्म आप 24 तक भर सकते हो। उसके बाद 26 तक आप क्या कर सकते हो, एग्जाम फीस भर सकते हो। और 28 तारीख तक आप अपनी फोटो और जो हस्ताक्षर है वो अपलोड करके और अपना जो फॉर्म का प्रिंट आउट है वो भी ले सकते हो। फिर आपको 29 से लेके 1 जुलाई, 29 जून से लेके 1 जुलाई तक आपको कोई भी करेक्शन करना है, कोई भी करेक्शन करना है तो आप इसमें कर सकते हो। तो मतलब आपको करेक्शन का टाइम भी दिया गया है। ठीक है, परीक्षा शुल्क व भुगतान करने का तरीका ऑनलाइन कर सकते हो। पेमेंट मेथड, पेमेंट कैटेगरी ले लेना, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। अभ्यर्थी विवरणिका में न्यूनतम सेक्शन अधिकरण, ये देखो अलग अलग जो आप पोस्ट जो चॉइस करोगे उसके लिए आप अलग अलग चॉइस कर सकते हो। उसके लिए वहां पर पॉइंट दिया होगा कि आप क्या कर सकते हो। दूसरा, अब जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पर आते हैं कि आपका एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, आप एग्जाम कैसे देंगे। तो उसके लिए देखो यहां पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी होगा, इसने पहले बोला। दूसरा पॉइंट क्या बोला कि यहां पर एक ही चरण में ली जाएगी, मतलब एक ही स्टेज होगी एग्जाम की, एक ही दिन आपका एग्जाम होगा। तीसरा, सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ व बहुविकल्पीय उत्तर होंगे, मतलब आपके पास ऑब्जेक्टिव पेपर होगा और हर क्वेश्चन के जो मार्क्स होंगे, ईच क्वेश्चन कंसिस्ट 3 मार्क्स, ईच क्वेश्चन में आपको 3 मार्क्स का 3 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप सही करते हो और गलत करते हो तो आपको 1 अंक काट लिया जाएगा। अब आपका जो एग्जाम का पेपर होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होगा। अब बात करते हैं, ये जो है इसके लिए इन्होंने क्या दे रखा है, इसके लिए इन्होंने दे रखा है आपका जो एग्जाम के लिए कनिष्ठ अभियंता विद्युत, कनिष्ठ अभियंता एसएनिक, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के लिए आपको जो दे रखा है उसमें इन्होंने एग्जाम पैटर्न निकाला है कि ये एग्जाम जो होगा वो 2 स्टेजेस में होगा। 2 आपके स्टेजेस नहीं, 2 पार्ट में होगा। 2 पार्ट, पार्ट 1 क्या कहता है, पार्ट 1 जो होगा उसमें 120 मार्क्स होंगे, 120 मार्क्स होंगे, जिसमें 2 घंटे का आपका पेपर होगा। 80 क्वेश्चन आपकी जनरल इंजीनियरिंग के और 40 क्वेश्चन आपके जीके के होंगे। और पार्ट 2 जो होगा वो 120 क्वेश्चन होगा, वो आपकी रिस्पेक्टिव ब्रांच का होगा। सिविल की हो तो सिविल, मैकेनिकल हो तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल हो तो इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल हो तो ऑटोमोबाइल। उसके लिए इन्होंने अलग अलग सारा सिलेबस दे रखा है। तो 2 घंटे का पेपर होगा, सेम डे होंगे दोनों पेपर। अब इसके बाद में मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम, इस पर बात करते हैं। तो जो पाठ्यक्रम होगा आपका सिविल इंजीनियरिंग पार्ट ए, मतलब आपको जो पेपर 1 है वो तो सबको ही देना है। पेपर 1 क्या करना है, सबको देना है। पेपर 2 स्पेसिफाइड ब्रांच का होगा। तो पेपर 1 में आपको चाहे सिविल से हो, चाहे मैकेनिकल से हो, चाहे इलेक्ट्रिकल से हो, किसी भी ब्रांच से आप बिलोंग करते हो, तो आपको सिविल के सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं, बेसिक, और इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट भी पढ़ने और मैकेनिकल के सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं। मतलब आपको तीनों का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। इसने सारा मेंशन तो कर रखा है, तो इसके रिगार्डिंग बिल्कुल बेसिक नॉलेज आपको पेपर 1 का होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो था पेपर, जो पेपर 1 होगा उसका सिलेबस। अब पेपर 2 की तरफ चलते हैं। पेपर 2 में इन्होंने, हाँ चलो इसमें हमने बात कर ली, ये तो टेक्निकल की। अब जो सामान्य अध्ययन होगा आपका, पेपर 1 की ही बात कर रहा हूं अभी, सामान्य अध्ययन दे रखा है। उसके लिए आपको क्या बोला गया है, आपको साइंस से रिलेटेड, नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड से रिलेटेड और नेशनल लैंग्वेज बुक, जो लैंग्वेज होती है, जो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, कैपिटल्स होती है, इसकी जो क्या बोलते हैं, जो पैसा होता है उसका, उस जगह का, और खेल, खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, सारा दे रखा है, सारा है। हिस्ट्री भी आएगी, पॉलिटी भी आएगी, आर्ट एंड कल्चर भी आएगी, एनवायरमेंट, ये सारा आपको जो नॉन टेक का सिलेबस है यहां पर दे रखा है।
ठीक है। झारखंड से रिलेटेड भी आएगा, झारखंड की सभ्यता, संस्कृति, भाषा, स्थान, खान खनिज, उद्योग, भूगोल व इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, साहित्य, विकास योजनाएं, खेल खिलाड़ी, ये सारा दे रखा है। तो ये झारखंड से रिलेटेड भी आपको ध्यान रखना है। अब ये तो था इसका सामान्य ज्ञान में पहला पार्ट। दूसरा यहां पर विज्ञान भी आएगी, मतलब साइंस के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, बेसिक साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बेसिक मैथमेटिक्स भी पूछी जाएगी, रीजनिंग भी पूछी जाएगी और कंप्यूटर भी पूछी जाएगी। मतलब आपको जो 40 क्वेश्चन होंगे उसके अंदर जीके का पार्ट भी होगा, कंप्यूटर का पार्ट भी होगा, साइंस का पार्ट भी होगा, रीजनिंग का पार्ट भी होगा, और ये 4-5 पार्ट दे रखे। और रीजनिंग हो गया, मैथ्स भी हो गया, बेसिक मैथ्स, हाँ बेसिक मैथ्स आपको 10th तक की पढ़नी है। 10th तक की मैथ्स आएगी तो आपको ज्यादा लोड नहीं लेना कि बहुत ज्यादा डिटेल में जा रहे हो। ये तो था पेपर 1 में। पेपर 2 की अगर बात करते हैं तो इसमें सिविल इंजीनियरिंग में सिविल के जो सब्जेक्ट है, बिल्डिंग मटेरियल, एस्टिमेशन, कोस्टिंग, सर्वे, सोयल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, कंक्रीट, आरसीसी, स्टील, ये सारा। मैकेनिकल में टॉम हो गया, टॉम के साथ मशीन डिजाइन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, सोम हो गया, ये हो गया, थर्मोडाइनेमिक्स हो गया आपका, थर्मोडाइनेमिक्स एंड एप्लीकेशन वाला पूरा पार्ट हो गया। तो इन्होंने इतना ही दे रखा है, इन्होंने फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं दे रखा है, फ्लूइड मैकेनिक्स को इन्होंने नहीं मेंशन कर रखा है। तो इसमें फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट मुझे नहीं दिख रहा है। अगर आपको दिखे मैंने कुछ पार्ट छोड़ दिया हो तो आप देख लेना इस नोटिफिकेशन को ध्यान से, आपको ये टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा इंजीनियर्स वाला के। फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी दे रखा है इन्होंने, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी में ये पार्ट होगा, फिर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का पार्ट होगा। चलो, इन्होंने सारे सब्जेक्ट जो एक जनरल एग्जाम में आते हैं वो सारे मेंशन किए हैं मैकेनिकल में। अब बात करते हैं विद्युत अभियांत्रिकी, इलेक्ट्रिकल की। इलेक्ट्रिकल में हम बात करें, इलेक्ट्रिकल का सिलेबस सारा हिंदी में दिया है, तो हम देख लेते हैं क्या दे रखा है। ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रिकल के बारे में दे रखा है, मैग्नेटिक सर्किट, एसी बेसिक प्रिंसिपल दे रखा है। तो यहां पर आपको माप, ये मेजरमेंट सब्जेक्ट भी दे रखा है, फिर आपको मशीन भी दे रखा है, फिर यहां पर आपको पावर सिस्टम भी दे रखा है, साथ ही साथ आपको एस्टिमेशन एंड कोस्टिंग का यूटिलाइजेशन वाला पार्ट भी दे रखा है, और इलेक्ट्रिक जो एनर्जी है उसका यूजेज के बारे में भी यहां पूछा गया है, और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स भी इसमें मेंशन है। फिर आगे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का सिलेबस दिया गया है, ठीक है, ऑटोमोबाइल का सिलेबस दिया गया है। तो ये जो सारे सिलेबस है ये मेंशन्ड है। ठीक है, अब इसके आगे कोई काम की चीज है क्या? इसके आगे ये स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर के लिए अलग से है। ठीक है, जो स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर के लिए भर रहे हैं इलेक्ट्रिकल वाले, वो थोड़ा सा इसको देख लेना कि स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर के लिए थोड़ा सा अलग सिलेबस है। जो बेसिक आपकी फिजिक्स है, अलाइड ट्रेड्स है, बेसिक जो फिजिक्स है उसका ज्यादा पार्ट इसमें दे रखा है। उसके रिगार्डिंग आप देख सकते हैं, फिर पाइपलाइन इंस्पेक्टर का दे रखा है जो इसमें अप्लाई कर रहे हैं। यहां पर सामान्य ज्ञान भी उनके लिए दे रखा है। चलो, आपका उसके बाद में क्या होता है, जैसे ही आप सेलेक्ट हो जाते हो, फाइनल मेरिट लिस्ट निकाल लेते हो, उसके बाद आप क्या कर डीवी के लिए, और वहां पर डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होने चाहिए, कुछ भी फर्जी नहीं होना चाहिए। इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं दे रखा, उसके अलावा बाकी सारे पॉइंट है। तो देखो, नंबर ऑफ वैकेंसीज आई है, जिसमें अगर हम देखें तो 600 प्लस वैकेंसीज है, लगभग अप्रोक्सीमेटली 600 वैकेंसीज है। वो यूआर कैंडिडेट्स के लिए, वो कोई भी अप्लाई कर सकता है, अदर स्टेट के लिए और साथ ही साथ डिग्री और डिप्लोमा दोनों के लिए वैकेंसीज आई है। तो लग जाओ मेरे दोस्तों, किसका वेट कर रहे हो? बने रहिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग सेशन के साथ और न्यूज के साथ बने रहिए। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी और अपडेट चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपको क्या हेल्प चाहिए इंजीनियर्स वाला टीम की तरफ से। तो श्योर आपको नेक्स्ट सेशन अगर इससे रिलेटेड कुछ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच गाइज।